आलूवारू चंद्रशेखर आजाद अभी आप देख रहे हो ये अम्बेडकर सर्किल अलवर पर अभी चंद्रशेखर और ब्राह्मण आने वाले हैं। सभी उनके कार्यकर्ता और समाज के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी उनको देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ अम्बेडकर सर्किल अलवर पर आने वाले हैं, बाबा साहब को माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद में यह संबोधन होगा और संबोधन के बाद मालाखेड़ा में बहुत बड़ी जनसभा है, वही उसके लिए तमाम समर्थक आए हैं। तो ये आप चंद्रशेखर 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 जय भीम जय भीम जय भीम। भाई है तो कोई बात ना, राजस्थान भाइयों भाइयों अभी नहीं आई है गाड़ी, ये ऐसी गाड़ी आएगी कि चंद्रशेखर की। बावला हो रहा हो तुम यार, हद कर दी तुम। ओ भाइयों आओ, ओ मेरा मोहल्ला वाला, फिर तुम नाराज हो रहा। मैंने तुम्हारी मानव चैन वाले बढ़ाई कि पीछे करो इन्हें शेरो, पीछे पीछे पीछे। अरे तो खटोला पटोला ही ना है भाई की गाड़ी। अभी आ रही है, देखो आ रही है, पूरी बस आएगी, बस पूरी बस है, कंफ्यूज मत हो, छोटी गाड़ियां नहीं है, पूरी बस है, लग्जरी बस, उसमें भाई आ रहे हैं। तो तब तक जो है जोरदार नारा लगाएंगे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, बाबा साहेब बाबा साहेब। तुमको अब तो नारा लगाना मुझे खूब पता, अच्छा ना लग रहा। अब तक हमने ये की चीज देख रही है, बस चंद्रशेखर का दा हमारे बीच में। भाई साहब बहुत खुशखबरी की बात है, 3 मिनट में भाई साहब हमारे बीच में पधारने वाले हैं। 3 मिनट में भाई साहब हमारे बीच में पधारने वाले। और टप्पू वाला जल्दी कर ले, सीधा रामगढ़ ले जा। भाइयों देखो किसी से, ओ भाई चुप हो जा भाई, मैं कहा कर सकूं भाइयों। ओ भाई स्कूटी वाला, ओ भाई, ओ भाइयों हो जा पीछे। अरे स्कूटी वाला ना चंद्रशेखर। अरे मैं बता दूं, जैसे संकल्प यात्रा में बस आई थी ना, ऐसी बड़ी बसें आ रही है पीछे कितूर से चल दी है, 3 मिनट में आ जाएगी ज्यादा से ज्यादा। ओ भाइयों अरे इन्हें बादरपुर जान दो। अरे जिला प्रदेश अध्यक्ष बादरपुर जान दो, रास्ता दो। ये जाते रहा ज्यादा दूर कहेंगे तो फिर जनता पे छड़ जाएगी ना। तुलसी कलम चलाई तालन पे, तुलसी कलम चलाई तालन पे, जाने 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 और जाने पानी पिलाए दिया पले भरे में मने, हंसकर भीगे भजन में चलाए गई बाबा ने मने, हंसकर भीगे भजन में। बैठ को आराम से अपना चलो भाई कि हल्ला मचाने से कितने काम सफल होते हैं, चिल्लाने से बोलने से नहीं सफल होता, तैयारी करने से सफल होता। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं। नमन इसलिए करता हूं, उनको पूजने के लिए नहीं,
उनकी तस्वीरों पे माला चढ़ाने के लिए नहीं, उनको नमन इसलिए करता हूं कि उन्होंने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखा, ना छांव देखी। उन्होंने अपनी सुख सुविधाएं देखी, अपने बच्चे और खुद के जीवन को हमारे ऊपर कुर्बान किया। और ना होते हमारे रहबर तो आज आपका ये खून इस मंच पे खड़े होकर अपनी बात को नहीं रख रहा होगा और ये कुर्सियां नहीं रही अगर नहीं होते हमारे रहबर जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया कि उनकी आने वाली नस्लें इस देश में गुलामी का जीवन ना जिए। ये जो आज मिला है ये आज की देन नहीं है मेरे लोगों। इतिहास याद करो, इसकी शुरुआत गुलामी के समय राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने शुरू की। उनको गुरु मान के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाई। उनसे सीख लेके अपनी क्लास 1 की नौकरी छोड़ के लात मार के नौकरी पे मान्यवर काशीराम साहब ने इसको आगे बढ़ाया। और आज इस समाज के कंधों पर जिम्मेदारी है कि अपने परिवार के साथ अपने समाज और अपने महापुरुषों के आंदोलन को कामयाब करने के लिए काम करें। आप ये सोचो, अगर आप महापुरुषों की सच्ची औलादे हो तो मुझे जवाब दो कि महापुरुषों का कारवा पूरा नहीं हुआ, हम लोग चैन से कैसे सो सकते हैं? आप बताओ। महापुरुषों का कारवा अधूरा है, महापुरुषों के सपने अधूरे हैं। समाज आज भी रोटी रोटी के लिए मोहताज है, चुन जाति बढ़ रही है, लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं है, ढकने के लिए पक्की छत नहीं है। जाति के नाम पर अन्याय हो रहा है, जात के नाम पर अन्याय हो रहा है, खानों में बेरोजगारी जा रही है गरीबों की। जितेंद्र मेघवाल, हिंदू मेघवाल, कार्तिक भीड़, ओम प्रकाश रेगर, हाथरस का मामला, कितनी घटनाएं याद दिलाओ, नासिर, जुनैद, असगर, तोला गुजर, क्या क्या याद दिलाऊं आपको? आप जानते हो मैं भले ही आपकी खुशी में शामिल होने आता हूं या ना आता हूं, लेकिन जब भी राजस्थान में अन्याय होता है कोई ऐसा एक मामला नहीं होगा कि मैंने आप यहां आपके बीच आके आप इस लड़ाई को मजबूती से न लड़ाऊं। और मैंने प्रयास ये किया कि हमारा नौजवान अपनी जिम्मेदारी को समझ ले। और क्यों समझ ले मैं बताना चाहता हूं। जिन बहनों के साथ अन्याय होता है वो बहनें उम्मीद करती होंगी कि उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले हाथ खड़े होंगे आपके। उनकी वो मां उम्मीद करती होगी कि उनके आंसू पूछने वाले उनके औलादे आगे खड़ी होंगी। वो बुजुर्ग जिनकी पगड़ी उठा ली जाती है वो उम्मीद करते होंगे कि उनकी संतानें उनके इस अपमान का बदला उनको सम्मान का जीवन देके देगी। लेकिन अगर नौजवान अपनी जिम्मेदारी को भूल जाए, जिस पिता का पुत्र कपूत हो जाए वो पिता जीते जी भी मरे हुए के समान हो जाता है। आपके कंधों में जिम्मेदारी है नौजवानों। क्या जिम्मेदारी है? सुनो, आज देश के संविधान को बर्बाद करने की, खत्म करने की तैयारी सरकारों ने कर ली। मैं अब राजस्थान की बात करूंगा। आप यहां सुबह से इंतजार कर रहे हो, जमीन पे कोई कब्जा कर लेगा? नहीं। आपको कोई जाति सूचक शब्द कह के गाली दे देगा? नहीं। मैं तो अपने महापुरुषों को मान के सबके लिए, जो शोषित है, वंचित है, सबके लिए हक अधिकारों की मांग करता हूं। लेकिन मैं जानता हूं मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने से मिलते हैं। अगर चाहिए अधिकार तो फिर ताकत बनाओ, और छीन हो सकता है जिसके पास ताकत है। कमजोर कभी कुछ नहीं छीन सकता, कमजोर का तो लुटता है। आज अब यहां बैठे मेरे सामने आप अपने एक दूसरे के ऐसे हाथ पकड़ लो, एक बराबर वाले के। जितने लोग यहां बैठे प्रेम पैदा करो, अपने एक दो बराबर वाले के हाथ पकड़ो, ऐसे जैसे मैं इसका पकड़ रहा हूं ना, ऐसे हाथ पकड़ो, ऐसे देखो, पकड़ के देखो हाथ। नहीं, अभी आप मेरे कहीं से काम करो, पकड़ो एक दूसरे के हाथ जो आपके बराबर में बैठे हैं। ये मत सोचो कौन बैठा, बस हाथ पकड़ो एक दूसरे के बराबर बराबर। नहीं, ये वाले लोग नहीं पकड़ रहे, टोपी वाले जो बैठे हैं। मैं एक एक आदमी को देख रहा हूं, उनके आगे वाले नहीं पकड़ रहे। एक दूसरे के हाथ पकड़ो, तभी तुम्हें बताऊंगा क्या होगा हाथ पकड़ने से।
पकड़ो, पीछे वाले चुप है, हमारे सीनियर लोग जो बैठे हैं आप पकड़ने पड़ेंगे, पकड़ने पड़ेंगे। हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम लोग हाथ नहीं पकड़ेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। सभी हम एक दूसरे की टांग खींचते आए, इसलिए हम इस हालत में हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक दूसरे के ऐसे हाथ पकड़ो और फिर देखो, हम इतने संख्या में है कि हमारे नाम लेने से लोग घबरा जाएंगे। जुल्म जाति करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, हाथ पकड़ने से ताकत बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। इसलिए आपसे कह रहा हूं, एक दूसरे के हाथ पकड़ के आगे। मैं क्या करूंगा चांदी के मुकुट का? जिनके लोगों पे, अधिकारों के नाम पे जिनके लोगों के साथ मजाक होती, वो क्या सोने का चांदी का मुकुट पहने मेरे लोगों? आप बताओ। जिसको रोज अखबार पढ़ते ही पता लगे कि आज वहां उस बहन के साथ अन्याय हुआ, वो क्या मुकुट पहनता अच्छा लगता है? मैं काहे का धोखा रखूं और काहे के धोखे में जीऊं? आप पगड़ी पहना देते हो, राजस्थान में यहाँ का रिवाज है, मैं पहन लेता हूं, मगर आप बताओ क्या पगड़ी सलामत है हमारी? करनी पड़ेगी। इसलिए मैं तो यहाँ के साथियों का दिल रखने के लिए मैंने ले लिया। मैं ये कहूंगा, ये मुकुट मेरे नसीब में अगर होते, अगर मैं इनके लिए पैदा हुआ होता तो मैं यहाँ सड़कों पे नहीं होता। ये मुकुट उनके लिए है जिनको राजा महाराजा बनने का शौक है। मैं तो जब तक मैं जीऊंगा, मैं इसी तरह जीऊंगा जिस हालात में। मैं राजा महाराजा बनने के लिए नहीं, इस समाज को राजा महाराजा बनाने के लिए इस आंदोलन में आया हूं। और मैं जानता हूं कि राजा के लिए सब लोग उसकी प्रजा होते हैं। जिस दिन ये राजा बनेंगे उस दिन समाज कमजोर नहीं रहेगा। तो ये मैं इसको उस तरह मत लेना। मेरी आदत है, मैं पहनता नहीं, मैं रखता नहीं, मैं करूंगा क्या? ये काम आया किसी बच्ची को दे देना जिसकी शादी हो, किसी ऐसे आदमी को दे देना जिसको जरूरत है। बस ये याद रखना। मुझे अगर देना चाहते हो, आपसे भी कह रहा हूं, तो आपने सबको मौका दिया। आप मुझे एक अवसर दे के देखो, फिर बताना दे दिया आपकी बात। कि आपके खून से बेहतर कोई है तो फिर मुझे बताना। फिर कह रहा हूं, अगर अजमाए हुए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। अगर जो मिलता है उसमें खुश हो तो फिर कोई बात नहीं। अगर कुछ चाहते हो तो फिर ताकत पैदा करो, फिर परिवर्तन करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय बंदर, जय जोहार, जय संविधान, हमारी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक आग्रह करूंगा हमारे भाइयों से, जो लोग मोटरसाइकिल से है, जो गाड़ियों से, बहुत जिसने 23 साल की उम्र में अपने प्राणों का हंसते हंसते बलिदान दिया। आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की जयंती है। 23 साल की उम्र में थे वो जब उन्होंने जिस देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। आप ये सोचो, आप 23 साल के नौजवान यहां बैठे हो, एक शहीद आजम अपने साथियों के साथ अंग्रेजों के दांत खट्टे कर सकते हैं। इतने शहीद आजम भगत सिंह के वंशज यहां बैठे, फिर भी रोज हत्याएं, रोज रेप, रोज अन्याय, रोज जुल्म। कहीं कोई बस्ती जला देता है, कहीं कोई सामाजिक बहिष्कार कर देता है, कहीं कोई बच्चों को नोच देता है, कहीं कोई जमीन कब्जा लेता है। इतना जुल्म, और हम क्यों चुप हैं? हम इसलिए चुप हैं कि हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा क्यों चुप हैं? बताओ, कोई और रास्ता है क्या चुप्पी का? हमारी कोई और वजह है क्या हमारी चुप्पी की? हम इसलिए तो चुप हैं कि मेरे साथ नहीं हो रहा है, आपके साथ भी हो जाएगा। क्योंकि जब जब अन्याय बढ़ेगा, अपराधी का हौसला बढ़ेगा, तो आज उसके घर में आग लगी है, कल आपके घर तक आ जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप यहाँ 11 बजे तक मेरे साथ हो। मैं आपसे ज्यादा लंबा नहीं समय चाहता। आप कुछ दिन के लिए इस लड़ाई में मेरा साथ दो, फिर देखो किस तरह गरीबों की जिंदगी बदलती है। क्योंकि मैं आपका 60 साल का नेता नहीं हूं जिसको 5 साल के बाद घर में पड़ के आराम करना है। मैं आपका 35, 36, 38 साल का खून हूं। अगर आपने मुझे ताकत दी तो अगले 20 साल ऐसी सेवा करूंगा
कि आपको एहसास हो जाएगा कि आपका खून कितना ईमानदार है। और सब चाहते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ी तैयार हो। आपने अपने बच्चों को तैयार नहीं किया क्या घर में पढ़ा लिखा के? कर दिया। किया नहीं किया बताओ मेरे बुजुर्ग। क्या आपने अपने पेट काट के अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाए? मैं भी आपका खून हूं और आपसे कहना चाहता हूं, जब आप एक बेटे को तैयार कर रहे हो कि उसकी नौकरी लग जाए, तो अपने एक बेटे को इसलिए तैयार करो कि उसके हाथ में इतनी ताकत हो कि वो आपके लाखों बच्चों को नौकरी देने का काम कर सके। बनने वाले ताकतवर होंगे तो अपने लोगों का भला करेंगे, और अगर आप अपनी पार्टी को वोट दोगे तो आप ताकतवर होंगे, और अगर आप ताकतवर होंगे तो किसका भला होगा बताओ? तो अगर आप ही अपने भले के दुश्मन हो जाओ तो भाई मैं क्या करूं? मैं तो आपको समझा सकता हूं, इस देश में कुछ बचा नहीं है। पहले सरकारी नौकरी आती थी, अब विज्ञापन भी नहीं आता। जो भर्ती आती है उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है। बसों में बैठ बैठ के नकल होके पेपर गायब हो जाते हैं। सारी सरकारी संपत्ति को केंद्र की सरकार निजीकरण की तरफ ले जा रही है। आने वाले समय में आपके बच्चों के हिस्से में ठोकरों के अलावा कुछ आएगा नहीं। आज मौका है। ये तो बात हुई रोड मास्टर बनाने की, लेकिन इस वोट की शक्ति से हम अपने बीच के व्यक्ति को इतना ताकतवर भी बना सकते हैं कि वो आपकी सारी पीड़ाएं हर ले, आपकी एक एक परेशानियों को खत्म कर दे। क्योंकि संख्या तो हमारे इस देश में बहुत है बहुजन समाज के लोगों की, लेकिन समस्या भी हमारी इतनी है, और संख्या से हल नहीं होगा। हल होगा जब वोट की शक्ति बना के आप अपना राज स्थापित करोगे। मैं जब सतगुरु रविदास जी महाराज को पढ़ता हूं, वो एक बात कहते हैं, मैंने पहले भी ये बात कही, आपसे जरूर कहनी है, क्योंकि आपको नहीं कहूंगा तो मेरा दर्द कम नहीं होगा। सतगुरु जी ने कहा है कि रविदास मनुष्य कारी बसन्नु, नीचे बैठ जाऊं तुम यार, नीचे बैठ जाओ। रविदास मनुष्य कारी बसन्नु, नीचे बैठ जाओ भाई, नीचे बैठ जाओ। सूकर है कोई ठाव, एक सू स्वराज माही, दूसर बरगद खाओ। मैं इसका हिंदी अर्थ बताता हूँ। दोस्त भाई नीचे बैठ जाओ। कारी बसन का मतलब है सुख सुविधाएं सम्मान का जीवन। सतगुरु जी ये कह रहे हैं कि सुख सुविधा और सम्मान का जीवन अगर चाहिए, उसके दो रास्ते हैं। पकड़ लेने सुख शांति से जीने के। पहला, सब राज कि अपना राज हो तो सुख शांति से जी सकते हैं, वरना मरगट गांव, जब हम शमशान चले जाएंगे तो सुख शांति आएगी, क्योंकि फिर नहीं पता क्या हो रहा है। तो अब आप ये तय करो, हमारे लोगों को मैं कहना चाहता हूं जो समझते हैं समस्याओं को, कि शमशान में जाकर समस्या खत्म करनी है या अपना राज लाकर समस्या खत्म करनी है। अब आप ये तय करो अपने मन से। वोट हमारा, राज किसका होना चाहिए आप बताओ? इतनी कम आवाज में तो बकरियों को नहीं पता रहेगा यहाँ। वोट हमारा, राज हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 18 साल का जो बालिग हो गया है, उसकी वोट की ताकत और प्रदेश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राजस्थान के वोट की ताकत एक है। आप अगर अपने वोट को संगठित करके, लक्ष्य बना के अपने बीच के लोगों को दोगे तो वोट भी आपका होगा, राज भी आपका होगा। बस मुझे ये बता दो, जब राज आपका होगा तो कोई आप पर अन्याय अत्याचार कर देगा नहीं, कोई बहन बेटियों का अपमान कर देगा नहीं, जिनका राज होता है उनको, उनका हाथ फैलाना होता है, उनका हाथ देने को होता है, बताओ। तो भाई अब आप ये तय कर लो, आप 11 बजे यहां हो, कब तक पीछे खड़े रहोगे? कब तक अपने आप का मनोबल गिराते? क्योंकि काशी नाम साहब कैडर में हमें समझाते थे जगदीश,
हर समाज पे 5 तरह के बल होते हैं। कितने तरह के? नौजवान गौर से सुनना, पूछा करूंगा तुमसे बात में। कितने तरह के बल होते हैं? 5 तरह के। पहला बल बुद्धि बल, दूसरा बल बाहुबल, तीसरा बल जन बल, चौथा बल धन बल और 5वां बल मनोबल। जिस समाज का मनोबल गिर जाए उसके लिए चारों बल बेकार है, और जिस समाज का मनोबल ऊंचा हो वो अपने बल की ताकत से दुनिया के सारे नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकता है। आज भारत चांद पे नहीं गया क्या? गया नहीं गया? बताओ। जब भारत चांद पे जा सकता है तो भाई आपके दिन क्यों नहीं बदल सकते हैं? बताओ। दिल्ली छोड़ के आए, ओम प्रकाश रह गए थे, सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके पिता का अपमान हुआ, उसके पिता को पीटा गया, उसके पिता को अपमानित किया गया, वो बच्चा न्याय नहीं दिला पाया, उसने सुसाइड कर लिया। उसकी लाश को लेकर 3 दिन में बैठा रहा आंदोलन में। आप ये बताओ, जो सरकार आपको अन्याय होने पे न्याय भी ना दे, वो सरकार आपकी तरक्की सुनिश्चित कर देगी क्या? नहीं। जो सरकार आपके आंसुओं पे मुस्कुराए वो आपको कामयाब करने की सोच रखेगी क्या? नहीं। बहुत मसले। मैं अभी मध्य प्रदेश से लौटा, वहां पे संविधान बचाओ यात्रा का हिस्सा बना मैं बहुत सारे गांव में गया। राजस्थान का बॉर्डर पड़ता है झालावाड़, भीलवाड़ा। वहां मैं जब निकला, गांव का गांव सड़कों पे था, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सब। मैं महिलाओं से मिला, कितने पैसे मिलते हैं, क्या करती हो? कहा अपनी खेती नहीं है। ये तो फिर भी अलवर में आप ताकतवर हैं, तन से भी, मन से भी, धन से भी। यहाँ तो आप ताकतवर हैं। ये गर्व की बात है हमारे लिए कि यहाँ आपने अपनी वजूद को, अपनी जमीन को मजबूत कर रखा है। लेकिन जब मैं इनसे मिला, तो मैंने पूछा क्या करती हो? कहा कि दूसरों खेतों में काम करते हैं। हमने कहा क्या मिलता है? कि 150-200 रुपए। हमने पूछा घर चल जाता है क्या? तो कहा चलाना पड़ता है। और जब ये बात वो कह रही थी, उनके आंसू टपक रहे थे। मैं नौजवानों से मिला, क्या करते हो? कि भैया गुजरात में काम करते हैं। तो मैंने कहा तुम यहाँ के रहने वाले गुजरात क्यों जाते हो? कोई रोजगार नहीं। महाराष्ट्र जाते हैं मुंबई काम करने के लिए। क्या काम करते? लेबर का। तो मैंने कहा यहाँ क्यों? क्या पता लगा आप आ रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको देखने के लिए टीवी पे देखा, आपको देखने के लिए चले आए काम छोड़ के। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझसे क्या उम्मीद करते हो? तो उन्होंने जो मुझसे कहा वो बहुत मेरे लिए बड़ा भावुक पल था कि हमें ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की 21वीं सदी में हमारी तरक्की का जो सपना बाबा साहब ने देखा था वो आपके आंदोलन से पूरा होगा, हमें ये लगता है। इसलिए हम लोग गुजरात से, महाराष्ट्र से राजस्थान चले आए। और ये सच भी है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार कहती है हमें ठेका नहीं। और ये मैं राजस्थान सरकार के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं तो देश में घूमता हूं। मैं अगर आपसे दर्द बताऊंगा तो आप सुन नहीं पाओगे। मैं सिद्धार्थ नगर हम गए, भगवान बुद्ध की धरती, कपिल वस्तु। जब मैं रात को 9 बजे सभा करके निकला, और मेरे नौजवानों सुनो और अमल करो और देखो क्या हालात है तुम्हारे, कि जिस गांव के बाहर से निकलता वही बहनें माएं लोटा लेके खड़ी हुई। जिस समाज की बच्चियां, महिलाएं, बहनें जिनको सड़क पे इस तरह से खड़े होकर अपमानित होना पड़े, वो लाख बनाया कि हम इस समाज की लड़ाई लड़ सके। थर्ड ग्रेड टीचर जो है
उनके ट्रांसफर नहीं हुए, उनके आंदोलन को लड़ने में आया, सरकार ने रोक दिया। मैं जितने आप इस समाज के हक वंचित समाज के योद्धा, आपको समाज का नेतृत्व करना है। राजस्थान में पिछले 5 साल में हजारों आंदोलन हुए। इस वोट से हम देश की गद्दी में बैठे नरेंद्र मोदी को रोड मिनिस्टर बना सकते हैं अगर हम चाहें। इस वोट की शक्ति से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हम लोग रोड मास्टर बना सकते हैं अगर हम लोग तय कर लें। ये तो बात हुई रोड मास्टर बनाने की, लेकिन इस वोट की शक्ति से हम अपने बीच के व्यक्ति को इतना ताकतवर भी बना सकते हैं कि वो आपकी सारी पीड़ाएं हर ले, आपकी एक एक परेशानियों को खत्म कर दे। क्योंकि संख्या तो हमारे इस देश में बहुत है बहुजन समाज के लोगों की, लेकिन समस्या भी हमारी इतनी है और संख्या से हल नहीं होगा। हल होगा जब वोट की शक्ति बना के आप अपना राज स्थापित करोगे। मैं जब सतगुरु रविदास जी महाराज को पढ़ता हूं, वो एक बात कहते हैं, मैंने पहले भी ये बात कही, आपसे जरूर कहनी है क्योंकि आपको नहीं कहूंगा। जब गांधीवाद और सावरकर के लोग इस देश में राज कर सकते हैं तो अम्बेडकर के भी लोग इस देश में राज कर सकते हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा।